आप उम्मीद करो कि 1945 में अटैक हुआ, न्यूक्लियर अटैक हुआ जापान पर। उसके बाद रसल और आइंस्टाइन का जो मैनिफेस्टो है उस पर चर्चा हो रही है कि न्यूक्लियर से क्या विपदा हो सकता है दुनिया के ऊपर। तो पदयात्रा करके हैलिफैक्स आए। तो ये पूरी पदयात्रा में हमको खाना कौन खिलाया? गुरुद्वारा से आया हमारा खाना। मणिपुर में हम कितना कोशिश कर रहे हैं मैथी और कुकी को एक साथ बिठाया जाए, नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुकी अलग बैठेंगे, मैथी अलग बैठेंगे। और जगमीत सिंह साथ नहीं होता उनके पार्टी को लेके, तो शायद ट्रूडो का सरकार नहीं बनता। नया पॉलिटिक्स का विश्व में स्वरूप क्या है कि वो माइग्रेंट लोगों को दिखा के ही अपने नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। यहाँ तो जैसे नहीं ना, फैमिली पकड़ के नहीं रखा है बच्चों को। 17 साल हो गया तो जाओ, जाना ही है। 18 साल के बाद भी तुम माँ बाप के साथ रहते हो, शर्म नहीं आता? प्रमोद भाई कह रहा था कि मैं कनाडा में पदयात्रा कर रहा था। मैं कनाडा जाता रहता हूँ, लेकिन इस बार कनाडा गया तो पदयात्रा के लिए गया। एक छोटा सा गांव है पगवाश करके, नवा स्कोशिया रीजन में एक छोटा सा गांव है पगवाश। पगवाश में एक छोटा सा मकान है जिसका नाम है थिंगर्स लॉज। ये थिंगर्स लॉज बहुत फेमस हो गया। जैसे महात्मा गांधी का सेवाश्रम, सेवाग्राम फेमस हो गया, वैसे थिंगर्स लॉज और पगवाश गांव बहुत फेमस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक हुआ हमारे जापान पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। तो 6 और 9 अगस्त के बाद पहली बार बर्ट्रांड रसल और आइंस्टाइन मिलके जो मैनिफेस्टो लिखा न्यूक्लियर के विरोध में, न्यूक्लियर वेपन्स के विरोध में, वो मैनिफेस्टो का चर्चा पहली बार पगवाश गांव में हुई, बहुत वर्ष पहले। आप उम्मीद करो कि 1945 में अटैक हुआ, न्यूक्लियर अटैक हुआ जापान पर। उसके बाद रसल और आइंस्टाइन का जो मैनिफेस्टो है उस पर चर्चा हो रही है कि न्यूक्लियर से क्या विपदा हो सकता है दुनिया के ऊपर। द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर ऑन ह्यूमन लाइफ, सी कितना नुकसान कर सकता है, उसका अंदाज़ा लोगों को उस समय लगा। तो उसी जगह से हम लोगों ने पदयात्रा किया। तो पदयात्रा करके हैलिफैक्स आए। तो ये पूरी पदयात्रा में हमको खाना कौन खिलाया? गुरुद्वारा से आया हमारा खाना। जो हैलिफैक्स में जो गुरुद्वारा है, मैरीटाइम सिख कम्युनिटी का जो गुरुद्वारा है, हमको 50 लोगों का खाना चाहिए था, वो 100 लोगों का खाना भेज देते। ठीक है, तो वी बिकेम वेरी क्लोज से हमारे रोज डायलॉग हुआ करते थे। तो कई लोग मेरे से पूछने लगे कि अभी जो थोड़ा सा टेंशन है इंडियन डायस्पोरा और ट्रूडो के बीच में, या इंडियन डायस्पोरा के कारण ट्रूडो और भारत सरकार के बीच में, इसमें क्या आप लोग कुछ नहीं कर सकते? आप न्यूक्लियर के विपदा को दूर करना चाहते हैं, दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। अभी थोड़ी सी अशांति है कनाडा में, कैन यू डू समथिंग? तो मैं प्रमोद भाई को पत्र लिखा। मैंने कहा देखो मैं आ रहा हूँ, आप मुझे पंजाब बुला ही रहे हैं, तो एक बार हम लोग इस पर क्यों नहीं बात करें कि इस समय दुनिया के अलग अलग जगह पर होने वाले टेंशन को समझना जरूरी है। मैं आजकल एक टेंशन, एक कॉन्फ्लिक्ट पर काम कर रहा हूँ, वो श्रीलंका के कॉन्फ्लिक्ट है। श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच में अभी भी संवाद नहीं हो पा रहा है। दोनों साथ बैठने को तैयार नहीं है, तमाम कोशिश के बावजूद भी। मैं बराबर दुनिया भर घूम के तमिल डायस्पोरा से और सिंहली डायस्पोरा से बात करने का कोशिश करता हूँ, क्या हम साथ बैठ सकते हैं क्या? अरे सब अलग अलग बैठेंगे, साथ नहीं बैठेंगे। साथ बैठने की तैयारी आज भी नहीं हुई है। अब मणिपुर में हम कितना कोशिश कर रहे हैं मैथी और कुकी को एक साथ बिठाया जाए, नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुकी अलग बैठेंगे, मैथी अलग बैठेंगे। सी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का जो निराकरण है वो संवाद में है, डायलॉग में है, लेकिन डायलॉग को आमने सामने बैठना पड़ेगा। तो उसी संदर्भ में मैंने हमारे प्रमोद भाई से कहा कि मैं आ ही रहा हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, हम लोग कनाडा के वर्तमान पॉलिटिकल सिचुएशन पर थोड़ा बात करें और उसके समाधान की ओर जाएं।
क्योंकि क्या है पॉलिटिकल सिचुएशन को आप एनालाइज करें, जगमीत सिंह जी और ट्रूडो का दोस्ती है। नहीं, जगमीत सिंह जी और ट्रूडो की दोस्ती है, इसलिए सरकार चल रहा था। और जगमीत सिंह साथ नहीं होता उनके पार्टी को लेके तो शायद ट्रूडो का सरकार नहीं बनता। तो दोनों का दोस्ती है, दोनों मिलके सरकार चला रहे थे। डिफरेंसेस हो गया, डिफरेंसेस होने से जगमीत सिंह जी अलग हो गए, तो ट्रूडो को सरकार माइनॉरिटी में आ गई। अब तो वो उनको रिज़ाइन ही करना पड़ा। तो उस बीच में भारत और ट्रूडो के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि कुछ कारण आप जानते हैं, अखबार में आप रोज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ आप रोज़ सुनते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये जो टोटलिटी में अगर उसको देखेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट को, इसका समाधान में भारत में भी थोड़ा काम होना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। तो उसको डिटेल में जाएंगे बाद में, लेकिन बैकग्राउंड वो था। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि दुनिया के बदले हुए परिस्थितियों के बारे में समझने की ज़रूरत है। एक समय देश से लोग जाएंगे तो बहुत स्वागत होता था, क्योंकि सब जगह डेमोग्राफिकल प्रॉब्लम है, वहाँ सब जनसंख्या बहुत कम है, बाहर से लोग आते तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जनसंख्या बढ़ जाएगा। कनाडा में भी जनसंख्या चाहिए था, अमेरिका में भी चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया में भी चाहिए था, तो बहुत स्वागत था। इसलिए उस समय स्वागत होता था, लेकिन आज स्वागत कम है, नहीं, स्वागत करने वाले लोग कम हैं। तो उसका क्या कारण है? अभी जो नया पॉलिटिक्स है, नया पॉलिटिक्स का विश्व में स्वरूप क्या है कि वो माइग्रेंट लोगों को दिखा के ही अपने नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कि वो कहते हैं कि देखिए हमारे देश के सारे प्रॉब्लम का ये कारण है, तो इनको वापस कर दो तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इमिग्रेंट लेबरर्स को, इमिग्रेंट वर्कर्स को दिखा के एक नए पॉलिटिक्स उभरा है। वो सिर्फ कनाडा में नहीं उभरा है, वो तो अमेरिका में तो ज़बरदस्त है, यूरोप में भी ज़बरदस्त है कि ये हमारे प्रॉब्लम का कारण है, इनको वापस भेजना है। तो बहुत बड़े दीवार बन रहा है। अब आप देखेंगे यूरोप में जाएंगे तो फ्रांस वाले दीवार बना रहे हैं, स्पेन वाले दीवार बना रहे हैं, इटली वाले दीवार बना रहे हैं। दीवार किसके लिए बना रहे हैं? अफ्रीका से आने वाले लोगों को रोकना है, या इधर उधर से आने वाले लोगों को रोकना है। फेंसिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके पीछे जाएंगे तो और कारण है, क्योंकि हर देश में स्थिति खराब हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रहा है। और यूरोप जैसे देश, यूरोप के कई देशों में आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, कि इंडिविजुअलिज्म कहते हैं उसको, व्यक्ति अकेले हो रहा है। यहाँ तो जैसे नहीं ना, फैमिली पकड़ के नहीं रखा है बच्चों को, 17 साल हो गया तो जाओ जाना ही है। 18 साल के बाद भी तुम माँ बाप के साथ रहते हो, शर्म नहीं आता? नहीं तो वो एटीट्यूड है वहाँ। तो 17 साल के बाद जाना ही है, काम नहीं है, आमदनी नहीं है, तो व्यक्ति परेशान है। एम्प्लॉयमेंट मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है पहले जैसे। तो वहाँ के पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द है कि व्यक्ति अकेला है, परिवार टूट रहा है, धर्म जैसा कोई चीज़ रहा नहीं, सारे गिरजाघर खाली है। नहीं, गिरजाघर खाली है क्योंकि कोई जाता नहीं है। तो समाज धीरे धीरे बिखर रहा है। उसको समझना है कि धीरे धीरे समाज बिखर रहा है, व्यक्ति अकेला हो रहा है, परिवार टूट रहा है, धर्म के प्रति आस्था खत्म हो रहा है और अकेलापन महसूस हो रहा है। तो उसके इर्द गिर्द ये नया पॉलिटिक्स है कि बाहर के लोगों को सबको वापस करो तो शायद हम लोगों को जीने लायक स्पेस मिल जाएगा, जीने लायक काम मिल जाएगा। ये बहुत पुराने पॉलिटिक्स से भिन्न एक पॉलिटिक्स है और उसमें भारतीय लोग बहुत जल्दी नज़र में आ जाता है। क्या कारण है कि भारतीय लोग बहुत फैमिली बैकिंग है आपको, आपके पीछे आपका परिवार खड़े है और आप चाहेंगे कि मैं बस जाऊं तो मैं 4 लोगों को और भी ले आऊं। नहीं, हमारा एटीट्यूड वो है, हम तो परिवार को ताकत देने वाले लोग हैं। तो फैमिली का स्ट्रेंथ है आपके साथ। और बहुत हद तक अब कनाडा में हो तो भी गुरुद्वारा का ताकत है, मंदिर का ताकत है, तो यू हैव ए रिलीजियस बैकिंग।
सो यू हैव अ फैमिली बैकिंग, यू हैव अ रिलीजियस बैकिंग। उस कारण से आप कंपटीशन में बहुत आगे हैं। इंडियंस आर मच अहेड, फार अहेड इन कंपटीशन। वहाँ के व्यक्तिवादी परिवार से टूटे हुए व्यक्ति का मनोबल कम है, वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके चल नहीं रहा है, और आप कंपटीशन में बहुत आगे हैं, इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो थोड़ा बहुत टेंशन होगा कि नहीं होगा? होना ही है। नहीं, एक ग्रुप जो कॉम्पिटिटिव है, हर जगह अपने आप को साबित कर रहे हैं, और वो सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इकोनॉमी में तो कर ही रहा है। नहीं, इकोनॉमी में तो इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल। इंडियंस का कंट्रीब्यूशन जो है कैनेडियन इकोनॉमी में, अमेरिकन इकोनॉमी में, ब्रिटिश इकोनॉमी में कोई कम नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन। अब वो पॉलिटिकल स्पेस भी लेने लगे। कहाँ लंदन का मेयर कौन है पूछो? लंदन का मेयर कोई इंग्लैंड का, वो ओरिजिनली पाकिस्तान का है। और बर्मिंघम का मेयर कौन है? वो भी पाकिस्तान का है, ओरिजिनली है। अभी तो वहाँ का सिटीजन बन गया है। इंडियन भी रहा है। और सुनाक कहाँ के हैं? सुनाक का रिश्ता कहाँ से है? अभी सुना कि, और ये जो हैरिस हमारे अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो रही, उनका बैकग्राउंड क्या है? नहीं, अभी वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी का बैकग्राउंड क्या है? अगर आप देखेंगे तो इंडियंस आर नॉट ओनली कॉम्पीटिंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुली इनटू पॉलिटिक्स। जगमीत सिंह हमारे गांव के हैं ना, पंजाब के, वहाँ जाकर एक पार्टी बना लिया, और पार्टी का बहुत बड़ा फॉलोइंग है। इसलिए उनके सहयोग लिए बिना ट्रूडो सरकार नहीं बना सकते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक तरफ मनोबल कम होने वाले समाज, परिवार टूटने वाले समाज, धर्म का बैकिंग न मिलने वाले समाज, दूसरी तरफ परिवार के बैकिंग के साथ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ, हैं, धार्मिक भावनाओं के साथ जाने वाले, स्पिरिचुअल भावनाओं के साथ जाने वाले एक समाज, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। तो ये स्वाभाविक है कि एक समय आएगा कि लोगों को लगेगा कि ये लोग वापस जाएं तो शायद हमारी स्थिति ठीक हो जाएगा। नहीं, तो देयर इज़ ए न्यू पॉलिटिक्स। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि देयर इज़ ए न्यू पॉलिटिक्स ग्लोबली, और वो पॉलिटिक्स को समझ के हमारी तैयारी चाहिए। अभी आजकल बहुत सारे वीडियो कनाडा में चलता है, वो वीडियो में बिहेवियर के बारे में कहते हैं कि हाउ डू यू बिहेव व्हेन यू आर इन कनाडा। वो सब नहीं करने का है जिससे कि वो कहें कि अच्छे बाहर के आए लोगों को सबको वापस करो, नहीं तो हमारा सब शहर गंदा हो रहा है वगैरह वगैरह। तो देयर इज़ ए न्यू पॉलिटिक्स, उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज का गहरी चर्चा इस पर है कि जैसे मैं तमिल और सिंहलियों का कॉन्फ्लिक्ट को समझने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैती कुकी या मणिपुर के पॉलिटिक्स को समझने का कोशिश कर रहा हूँ, उसमें टेंशन को कम करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको बहुत एक्टिवली वो कनाडा में जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ठीक कैसे करें। द कैनेडियन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट उभर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्मॉल प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उस पर हमको काम करना चाहिए। क्योंकि मेरा मुख्य काम कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना है, कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है मेरा मुख्य काम। मैं शुरू किया 1970 में चंबल घाटी के डाकुओं के समर्पण के साथ। बहुत वर्ष पहले बहुत सारे डाकू थे उस इलाके में, मोर सिंह, माधो सिंह, माखन सिंह, लाखन सिंह वगैरह आपने सुना होगा। उस समय 1972 में हमारे आश्रम में वो सारे डाकू लोग बंदूक रख के समर्पण किया। सब लोग जेल गए, फिर उनका पुनर्वास हुआ वगैरह। फिर नागालैंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। तो मैं निरंतर सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ जहाँ टेंशन है, उस टेंशन को दूर करना सीखना चाहिए। क्योंकि टेंशन बढ़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ रहा है। टेंशन बढ़ाना तो आसान है, नहीं, टेंशन बढ़ाने वालों की संख्या भी बहुत है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने वाले लोग नहीं हैं, तो एक अशांत समाज बनेगा। तो नए जनरेशन को हमारा गिफ्ट
पीस होना चाहिए। हमारे गिफ्ट आने वाले जनरेशन को क्या देंगे? मकान नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, धन नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, लेकिन शांति तो दे सकते हैं, शांति से जीने का माहौल तो दे सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों को कला सीखना चाहिए कि शांति का माहौल कैसे बनाएं ताकि आने वाले जनरेशन शांति से अपने जीवन जी सकें और आगे बढ़ सकें। तो उस संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ मेजर कॉन्फ्लिक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका सोल्यूशन क्या है उसको खोजना और उसमें सब लोग मिल के दिमाग लगाना। वही संदर्भ में मैंने आज के मीटिंग के बारे में प्रस्ताव किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी जो कुछ चर्चा हुई मुझे बहुत अच्छा लगा, अलग अलग प्रकार के इनपुट सुनने को मिला। शायद इसमें से कुछ तत्व मैं ले जा सकता हूँ, कुछ कंपोनेंट में ले सकता हूँ जो काम को आगे बढ़ाने में, वो श्रीलंका के कॉन्फ्लिक्ट हो या कनाडा के कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको ठीक करने में शायद मैं इन तत्वों को इस्तेमाल करके काम कर सकूँगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तो आज के कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत धन्यवाद।